हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। ये आपका सेशन का सबसे पहला लेक्चर है। सो आई वेलकम यू टू दिस फर्स्ट सेशन ऑफ इन्फिनिटी विजन फॉर क्लास 9। आप सेशन शुरू करने से पहले, सिंस मैं आपका कोच हूं, आपका मेंटोर हूं, आप क्या वेल विशर हूँ, इसलिए मैं कुछ इन चीज़ें इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आई एम श्योर आप कर रहे होंगे फॉलो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि आपको फिर से मैं वो सारी बातें बताऊँ। और अगर इसमें ज़री सी भी आप कोताही कर रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, हर तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी दिन शुरू करनी है, लोग आपको हेल्थ और हाइजीन के लिए बार बार कह रहे हैं, तो आपका फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और फिज़िकल फिटनेस क्यों ज़रूरी है, उसका दो रीज़न है। एक, अभी जो सिचुएशन हो रखा है वो बहुत ही स्ट्रेस से भरा हुआ सिचुएशन है। और दूसरा, हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमारा जो दिन शुरू होना चाहिए, आप जैसे सुबह उठते हो, सुबह बिल्कुल नेचुरली जैसे आप स्कूल जाने के लिए उठते थे बिल्कुल वैसे ही उठिए। उठते के साथ आप ज़रूर 30 से 40 मिनट्स का एक रिगरस एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके घर में ट्रेडमिल है तो प्लीज़ यूज़ ट्रेडमिल। अगर आपके घर में कोई भी जिम इक्विपमेंट है जो आपको एक्सरसाइज करने में मदद कर सकता है, प्लीज़ यूज़ दैट। अगर कुछ भी नहीं है तो प्लीज़ डू स्पॉट जंपिंग, स्पॉट जॉगिंग। द आइडिया इज़ टू स्वेट। आपको 30 से 40 मिनट्स रिगरसली अपने बॉडी को इस पोजीशन से एक्सरसाइज करना है कि यू स्टार्ट स्वेटिंग। व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू स्वेट, बिकॉज जैसे आप स्वेट करते हो आपके बॉडी में ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रोफिन एंजाइम्स निकलते हैं, जो आपको दिन में आने वाले जितने भी स्ट्रेसेस होने वाले हैं उसको फाइट करने के लिए तैयार करते हैं। तो अगर आप सुबह उठ के अच्छे से एक्सरसाइज करोगे तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा और अ, बेहद स्ट्रेस फ्री जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको इस फिजिकल एक्सरसाइज में जो आपको फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप हेल्दी फील करोगे। एट द सेम टाइम आपको अपने फूड पे बहुत ख्याल रखना है। आपके मम्मी पापा बहुत ही ख्याल से आपको बहुत अच्छे से खाना खिला रहे होंगे। प्लीज़ खाना खाते रहिए। खाने खाने में कोई वो ना करें, कोताही ना करें, कोई बहाने ना करें। आप अच्छे से खाना खाएं और खाने को बर्बाद ना करें, खाने को वेस्ट ना करें, उसको अच्छे से राशनिंग कर लें। क्योंकि आप क्या है, एक इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो योर प्रिपेयर्डनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। और इसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो है हमारा मेंटल हेल्थ, जो नॉर्मली हम उसको काबू नहीं कर पाते और वो हम सोए अवे हो जाते हैं। जैसे कि आजकल जो न्यूज़ आ रही है, बाहर की नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। आप डिफरेंट न्यूज़ चैनल बिल्कुल, तो क्या नहीं करना चाहिए, तो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स को बिल्कुल भी फॉलो ना करें, नेगेटिव न्यूज़ पे बिल्कुल भी ना ध्यान दें। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बुरी चीज़ें बाहर हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही है। आपके डॉक्टर्स, आपकी मेडिकल टीम, आपकी नर्सेज, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, सब आप इंश्योर कर रहे हैं कि हम सेफ रहें, और वो लोग फाइट कर रहे हैं हमारे लिए। तो हमें यहाँ से उनके लिए फाइट करना है, बाय कीपिंग अस हैप्पी एंड कीप मोटिवेटिंग देम whatever the media is, but we have to stay at home. That is the whole idea. हमें exactly इसको फॉलो करना है। तो इसलिए आपको मेंटल हेल्थ, अब मेंटल हेल्थ में आपको क्या नहीं करना वो मैंने समझा है, लेकिन क्या करना है मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चों को रीडिंग की आदत होती है और कुछ बच्चों को रीडिंग की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है। जिन बच्चों को रीडिंग की आदत होती है, बिल्कुल राइट टाइम है अपने विश लिस्ट को फॉलो करने का, अपने बुक्स को फॉलो करने का, जो जो आपकी रीडिंग लिस्ट में है। दे आर फैंटास्टिक वेबसाइट, जो आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको पीडीएफ वर्जन, ई बुक वर्जन में आपको बुक्स मिल जाएंगे। परचेज करने पे भी फ्री बुक्स भी बहुत सारे मिलते हैं। तो यू हैव एम्पल टाइम टू रीड स्टफ। जो बच्चे रीडिंग से दूर जाते हैं उनके लिए बिल्कुल राइट टाइम है कि वो रीडिंग की तरफ अपने आप को ले जाएं, बिकॉज रीडिंग इज समथिंग विच इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल सेट फ्रॉम, मैं पास्ट हिस्ट्री की भी बात करूं और फ्यूचर में भी बात करूं, तो रीडिंग जितनी आपको एम्पावर करता है, जितना आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, अवेयर करता है, उतना कोई भी चीज़ नहीं करता। तो रीडिंग ज़रूर करें।
जिनको राइटिंग का शौक है वो प्लीज़, इट्स अ गुड टाइम टू राइट पोएट्री, राइट प्रोज, राइट एसे, राइट स्टोरीज। जिन लोगों को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली जब हम कुछ पढ़ते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं, उसको ज़रूर पेन डाउन करें। जिन्होंने अभी तक राइटिंग ट्राई नहीं किया है उनका राइट टाइम है। कि मैं अपने पर्सनल लाइफ को बता रहा हूँ, क्लास 9th में ही मैंने अपना पहला पोएम लिखा था और वो पोएम मुझे आज तक याद है। इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम। कभी मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर वो पोएम शेयर करूँगा। तो आप लोग राइटिंग ट्राई कर सकते हैं, पोएट्री, प्रोज, ये सब। उसके अलावा भी डिफरेंट हॉबीज़ हैं, म्यूज़िक है, डांसिंग है, ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आप घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। आप ज़रूर फ़ोन पे अपने दोस्तों से, अपने कज़न से बात कीजिए, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए, एक दूसरे को हाई स्पिरिट में रखिए। और तीसरी, कोई भी उस टाइप की चीज़ें ना खाएं जो हमारे हेल्थ को बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, जैसे कोका कोला ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, ये सब ना पिएं, क्योंकि वो आपके इम्यून को कमज़ोर करता है। तो कोई भी ऐसा चीज़ ना खाएं जो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करे। आ, उसके अलावा हम लोग एक मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ आए हैं। जब तक हम लॉकडाउन में हैं, हम आपके जितने भी एकेडमिक टीम के टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, हम अपने हर एक बच्चे को एक एकेडमिक मेंटोर दे रहे हैं, जो बच्चों का नंबर उनके साथ शेयर हो रहा है और आपके मेंटोर के बारे में पता चलेगा। आप भी उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी आपके साथ कनेक्ट होके वो आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बात करेंगे। वो क्यों बात करेंगे? वो आपके लिए दो चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक, वो आपको हेल्प करेंगे आपका दिन, स्टडी प्लान डेली बेसिस पे बनाने का और वीकली भी बनाने का। दूसरी चीज़ जो और सबसे इम्पॉर्टेंट वो रोल प्ले करेंगे, आपको असेस करेंगे। आप जैसे हमने वीडियो लेक्चर स्ट्रीम किया, तो क्या आपने वो वीडियो लेक्चर देखा? अगर देखा तो वेरी गुड, क्या सीखा, क्या आपने लेक्चर नोट्स बनाया? और अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? और जल्द से जल्द देखो, सो दैट दूसरा लेक्चर जब आए तो आप अपने लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर्ड हो। तीसरी चीज़ जो वो देखेंगे कि सिर्फ एकेडमिक नहीं, नॉन एकेडमिक एपेटाइट में भी, जैसे आप अगर स्ट्रेस में आ रहे हैं, आप किसी चीज़ को प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आपके मेंटोर उस चीज़ में आपकी मदद करेंगे कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसको कैसे। वो डेफिनेटली उनसे अच्छा एडवाइस आपको कोई नहीं दे सकता। डेफिनेटली मम्मी पापा भी हैं, लेकिन वो भी एक हैं और आपको बहुत अच्छे सजेशंस और एडवाइस मिलेंगे। एट द सेम टाइम आप सिर्फ मेंटोर नहीं, आप हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स जो भी हैं वो हमारे पुराने टीचर्स को जानते हैं, आप उनसे भी 1-to-1 में कनेक्ट हो सकते हैं। आप सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो आपके मेंटोर के अलावा भी आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, आप हमारी एकेडमिक टीम से जुड़ सकते हैं, हमारे काउंसलर से जुड़ सकते हैं, आप मुझसे से भी पर्सनली बात कर सकते हैं, भावना मैम से भी पर्सनली बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट हेड से भी पर्सनली बात कर सकते हैं, हेड काउंसलर से भी पर्सनली बात करते हैं। एट द सेम टाइम मेंटोर जो होंगे वो आपसे रेगुलरली बात करेंगे। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है क्या, पहले हमें ये समझना होगा। देखिए, जब हम क्लास 9th में पहुंच गए तो आपने 6 से लेके 8 तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, जैसे कि नंबर्स पढ़ा होगा, आपने फ्रैक्शंस पढ़ा होगा, उसके ऑपरेशंस पढ़े होंगे, सिंप्लीफिकेशन, बॉडमास रूल, आपने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पढ़ा होगा, आपने रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, आपने अर्थमेटिक में और भी परसेंटेज, ये सब के आइडियाज़ पढ़े होंगे। फिर आपने वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े होंगे, इक्वेशंस पढ़े होंगे। फिर आपने ज्योमेट्री सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, क्वाड्रेटर के बारे में पढ़ा होगा, पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स भी पढ़े होंगे। मेंसुरेशन में आपने कुछ फिगर्स के पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम निकालना सीखा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ना, कि जब हम 6 में होते हैं तो हम कुछ चीज़ें भूल मिस कर जाते हैं, पूरे नंबर नहीं आते हैं। 7th में कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, 8th में कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बेटा बहुत बड़ी हो जाती है। और 9th क्लास में क्या होता है कि अज्यूम किया जाता है कि आप 6 to 8 की सारी चीज़ें जानते हो। अब जानते हो तो क्या कर सकते हैं, टीचर्स तो आगे बढ़ाएगा। तो आप फिर क्लास में क्या होता है, शर्म से आप बोल नहीं पाते हो। शर्म लगती है कि सर क्लास हंसेगी मेरे पे, मैं अगर पूछ दूंगा एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। अरे मैं पूछ दिया तो पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या होता है, तो क्लास मुझ पे हंसेगी।
तो क्लास उस चीज़ के डर से आप रेगुलरली चुप रह जाते हैं और आप सब्जेक्ट से बहुत दूर चले जाते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। तो बच्चे, हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने जा रहे हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको फाइल्स मिलेंगी जिसमें लेवल 1 का टेस्ट होगा, जिसमें ये सारे बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक मेंसुरेशन की बातें होंगी। उस टेस्ट में आपसे को कोई टाइम लिमिट नहीं है और वो टेस्ट एग्ज़ाम नहीं है, वो बस एक टेस्टिंग प्रोसेस है ये जानने के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें आता है। एग्ज़ाम नॉर्मली आपको चेक करता है कि आपको क्या क्या चीज़ नहीं आता, हम आपका टेस्ट कर रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ आता है। ऑप्टिमिज्म की तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके अलावा कहाँ कहाँ आप अटक रहे हो, उस जहाँ जहाँ आप अटक रहे हो आपके मेंटोर आइडेंटिफाई करेंगे और आपको उससे रिलेटेड शीट्स देंगे। अगर आप इस पूरे प्रक्रिया में 80% से ज़्यादा पाते हो तो आपको सेकेंड लेवल ऑफ टेस्टिंग पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक होगा। और अगर आप 80% से खुदा ना खास्ता थोड़ा कम हो गया तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है, हम उसके लिए आपका टेस्ट देख लेंगे। उसके बाद आपका रेमेडियल सेशन स्टार्ट होगा। रेमेडियल सेशन में हम चेक करेंगे कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। उसके हिसाब से हम आपको शीट्स देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे और उसके हिसाब से आपकी हम लेक्चरिंग भी करा देंगे अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो, ताकि आप 80% ला के तैयार हो जाएं क्लास 9 के सेशन को शुरू करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी लिख रखा है हाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट वर्क। तो आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी से दिखाई दे। ये देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट लेवल 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। यहाँ लिखा हुआ है चाइल्ड अटेम्प्ट्स अ टेस्ट, द टेस्ट इज based on important concepts and procedures which are important for a smooth transition to the next class, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। देखिए सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड पे लिखा हुआ है आपके जो ये दो मेंटर्स दिख रहे होंगे, ये दोनों मेंटर्स हैं जो आपके पेपर को एसेस कर रहे हैं कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। मेंटर एग्जामिन्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इन 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। उसके बाद आप देखिए, जैसे ही आपका असेसमेंट हो जाएगा आपसे मेंटोर डिस्कस करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सिंस अभी हम लॉकडाउन स्टेज में हैं तो हम 1-to-1 नहीं कर पाएंगे, बट हम 1-to-1 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत से आपसे जुड़ेंगे। आपसे हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे जाएंगे या स्काइप वीडियो कॉल पे जाएंगे और वहाँ पे आपको हम गाइडेंस ऑफर करेंगे कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका स्कोर 80% से ऊपर है या 80% से नीचे है। अगर 80% से नीचे है तो क्या करना होगा, आपको रेमेडिएशन एंड रीअसेसमेंट, मतलब फिर से हम, अगर बच्चा, जैसा कि मैंने कहा था, हम उसको रीलर्न कराएंगे मटेरियल और रीअसेस करेंगे। जब बच्चा 80% आ गया है और हमने इंश्योर कर लिया कि नाउ ही हैज़ लर्नड इट, फिर हम पहुंच जाएंगे फोर्थ स्टेप में। और अगर आप 80% अबव है तो आप सीधे फोर्थ स्टेप में पहुंचोगे, जहां पे आप लेवल 2 का एग्ज़ाम दोगे, चाहे, और जहां पे हम आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करेंगे। उसके बाद फाइनल मेंटरिंग होगी आपकी टीचर के साथ, जहां पे वो आपके करंट स्टेटस को असेस करेंगे और उसके बाद यू आर रेडी फॉर आवर क्लासरूम प्रोग्राम। नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ ऑल अबाउट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें और दिक्कत आएगी तो आप अपने मेंटोर से पर्सनली बात कर सकते हैं, हमसे भी बात आप कर सकते हैं। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स है और जो चीज़ है उसे हम कहेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका पहला लेक्चर है। नंबर्स आप लोग बचपन से जान रहे हो, तो हमें ये समझना होगा कि नंबर की स्टोरी क्या है, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ द नंबर्स। अब आपको ये समझना होगा कि जैसे आप समझिए कि जब हम छोटे थे बचपन में, तो जब छोटे थे तो हमारे लाइफ में नंबर नेचुरली आया था। क्या हुआ था, कौन से नंबर्स नेचुरली आए थे? जैसे हमें पता था कि पापा ने मुझे 2 चॉकलेट्स ला के दिए, मम्मी ने मुझे 4 चॉकलेट्स ला के दिए, तो डेफिनेटली मुझे पता था 4 चॉकलेट और 2 चॉकलेटें मम्मी मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। तो सेंस ऑफ नंबर हमें बचपन से आ गया था और वो नेचुरली आया था। क्या आया था?
नेचुरली आया था। हम लोग काउंट करना सीखे थे, हमने अपने फेवरेट टॉयज काउंट करने सीखे थे। तो जो चीज़ हमारे लाइफ में नेचुरली आया था हम उसे क्या कहते थे? हम उसे कहते थे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमें क्लैरिटी से पता चल जाती थी कि अच्छा 1 2 3 4 5 6 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। फिर हमारे लाइफ में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये सब भी बड़ा नेचुरली आया था। कैसे नेचुरली आया था? जब मम्मी ने आपको 4 चॉकलेट दिया था और पापा ने आपको 2 चॉकलेट दिया था, तो आपको पता था कितने चॉकलेट हैं आपके पास? 6 चॉकलेट सर। 4 चॉकलेट, 4 चॉकलेट मम्मी ने दिया, 2 चॉकलेट पापा ने, तो 4 और ये हो गया 6। तो आपने देखा कि अच्छा नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर को जोड़ने से नेचुरल नंबर आता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ पता चली कि नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर। बहुत अच्छी बात है। फिर एक बार आपके एक फेवरेट अंकल ने आपको 3 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट ला के दिए थे और हर एक पैकेट में 5 चॉकलेट्स थे। 3 पैकेट्स थे और हर एक पैकेट में कितने चॉकलेट्स थे? 5 चॉकलेट्स। तो क्या हो गया? आपने कहा कितने चॉकलेट्स मिले? 3 पैकेट इंटू 5, क्या हो गया? 5 + 5 + 5। तो जिसको आपने मल्टीप्लिकेशन का नाम दे दिया कि 3 × 5 इज 5 + 5 + 5 विच इज 15। तो आपको ये पता चला कि अच्छा सर नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर। ये बहुत नेचुरली आ रहा था, राइट? फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप एक दिन घर पे अपने चॉकलेट्स रख के सो गए। आपने अपने स्पेस में 5 चॉकलेट्स रख दिए। रात को आपका छोटा भाई या छोटी बहन या बड़ा भाई या बड़ी बहन वो 5 चॉकलेट खा गया। क्या किया? 5 चॉकलेट खा गया। जब आप सुबह उठे तो आपने देखा मेरे ऑल द 5 चॉकलेट्स हैव बीन गॉन। तो अब क्या होगा? तो आप पहुंचे घर पे, भैया कहाँ है मेरे 5 चॉकलेट्स? तो आपके घर वालों ने बताया कि अरे आपके पास है चॉकलेट। तो आपने बोला कहाँ चॉकलेट है? तो सबने कहा आपके पास है 0 चॉकलेट। कितने 0 चॉकलेट? 5 - 5। तो यू स्टिल हैव 0 चॉकलेट। तो आपके लाइफ में एक नया नंबर ऐड हुआ, 0। आपको समझ में नहीं आई क्या है 0? क्या होता है? कुछ नहीं होता। 0 थोड़ी कुछ होता है। तो फिर नहीं सर होता है आपके चॉकलेट्स। तो फिर उसके बाद आपने बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो आपके लाइफ में एक आपके पास नेचुरल नंबर तो था ही, 1 2 3 4 5, ये तो आपको काउंट करना आता ही था। उसमें 0 ऐड हो गया तो क्या बन गया? होल नंबर। नेचुरल नंबर से आपकी एक नई फैमिली बन गई, होल नंबर। जब 0 ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर में तो क्या हो जाता है? होल नंबर बन जाता है। अच्छा अब होल नंबर आ गया। अब भाई ने तो 5 चॉकलेट मेरे खा रखे हैं, राइट? अब मुझे चाहिए। तो एक दिन आपने पकड़ लिया अपने भाई को और उसके पास थे 3 चॉकलेट पड़े हुए। कितने चॉकलेट थे? 3 चॉकलेट्स। और वो ऑलरेडी 5 की उधारी में था। तो आपने बोला 3 - 5, आपने पूरी दोनों चॉकलेट ले ली। अब बोला कि 2 अभी भी बाकी है, स्कोर सेटल नहीं हुआ है, 2 चॉकलेट अभी भी देना है। तो यू स्टिल हैव -2 चॉकलेट। तो आपके लाइफ में एक नया नंबर स्टार्ट हुआ, निगेटिव नेचुरल नंबर। तो तो कैसे फैमिली बढ़ी? तो फैमिली बढ़ी कि अच्छा सर कि सर अगर 1 2 3 तो था ही मेरे लाइफ में, 1 2 3 तो था ही, उसमें 0 ऐड हो गया। फिर अब क्या है? अब -1 -2 ऐड होने लगा। अच्छा तो आप -1 -2 को कैसे इंटरप्रेट करने लगे? आप बेसिकली इसको इंटरप्रेट करने लगे कि ठीक है कमी है। तो मतलब भाई को आपको -2 चॉकलेट्स उसके पास है, मतलब उसके लाइफ में 2 चॉकलेट जैसे आएंगे वो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो माइनस कहीं ना कहीं लॉस का सिंबल बनने लगा। कितने का सिंबल बनने लगा? लॉस का। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपको 100 रुपये का नुकसान हो गया और एक जगह 200 रुपये का नुकसान हो गया, तो कहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ? तो आपको पता है कि 200 रुपये के नुकसान ज़्यादा हुए। तो इसलिए आपके लाइफ में एक नया नंबर आया, इसे हम क्या कहने लगे? इंटीजर। तो आपकी फैमिली आप देख रहे हो बढ़ रहा है। आपका कहानी था, यहाँ तक कहानी थी नेचुरल नंबर की, इसमें 0 ऐड हो गया, क्या बन गया? होल नंबर। अब इसमें क्या आ गया? माइनस भी आ गया, तो अब क्या बन गया? इंटीजर।
तो यहाँ सब कुछ ठीक था, अब नया नंबर आ गया इंटीजर। अब इंटीजर क्या है? इंटीजर है सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो मतलब ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, और जीरो उसका पार्टनर, मतलब जीरो भी उसके साथ है। तो ये सारे फैमिली को हमने क्या कहने लगे? हम कहने लगे इंटीजर। अब इंटीजर था, सब ठीक चल रहा था, तो इंटीजर प्लस इंटीजर क्या हुआ? इंटीजर बन गया। कोई भी दो इंटीजर को ऐड कीजिएगा इंटीजर आएगा। इंटीजर माइ इंटू इंटीजर क्या हुआ? किसी भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर आएगा। इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या फाइनल रिजल्ट आएगा? इंटीजर आएगा। यहां तक सब कुछ ठीक था, यहां तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया गया, क्या किया गया? इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया गया, तो दो चीज देखी गई, कभी इंटीजर आया तो कभी फ्रैक्शन आया, कभी इंटीजर आया तो कभी फ्रैक्शन आया। मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर। जैसे अगर मैंने 10 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैंने 9 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया? 9/4, दैट इज 2 होल 1/4। तो 9/4 आ गया, एक नई चीज आ गई। अभी तक हमने नेचुरल नंबर देखा था, जीरो देखा था, नेगेटिव नेचुरल नंबर देखा था, तो एक नई चीज आ गई जिसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर अपॉन इंटीजर। अब इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गई ये कहानी। तो अब क्या किया जाए? अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। अब हम क्या कर सकते हैं? हम इसको पहले पूरी क्लीन, बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। बोर्ड को हमने क्लीन कर दिया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सर इंटीजर अपॉन इंटीजर प्लस इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इंटीजर अपॉन इंटीजर। बहुत बढ़िया बात है। इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटू इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इंटीजर अपॉन इंटीजर। बहुत बढ़िया बात है। इंटीजर अपॉन इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इंटीजर अपॉन इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इंटीजर अपॉन इंटीजर। जब जीरो आया तो आपको पता है जीरो कहां से आया? आर्यभट्टा साहब ने जीरो लाए थे। तो आर्यभट्टा ने जब जीरो लाया था तो जीरो के बारे में कुछ बताया था। क्या बताया था? बताया था कि अगर किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड कर दो तो वो नंबर सेम रहता है, किसी भी नंबर से आप जीरो सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो नंबर सेम रहता है, जीरो में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो वो नेगेटिव नंबर बन जाता है, जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो खुद शून्य बन जाता है। लेकिन आप जीरो से किसी नंबर को जीरो डिवाइड बाय एन हो तो भी क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन n डिवाइडेड बाई जीरो जैसे हो जाता है, आ जाता है एरर। क्या आ जाता है? एरर। क्यों? क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। आपको मैं और एक क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि नंबर कब डिफाइंड होता है और कब नंबर कब नॉट डिफाइंड होता है, जब ये स्टोरी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं रियल नंबर, ये सारे स्टोरीज को सुनाने के बाद मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि कब नंबर डिफाइंड होता है और कब नंबर नॉट डिफाइंड होता है। तो आर्यभट्टा ने कहा कि भैया सब कुछ ठीक है लेकिन आप जीरो को डिनोमिनेटर में नहीं डाल सकते। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर में आपको एक चीज ख्याल रखना होता है कि जीरो ना बने, और जब इंटीजर अपॉन इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर अपॉन इंटीजर आए तो आपने देखा, तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि चारों ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन प्लस डिवीजन सब्ट्रैक्शन, चारों ऑपरेशन में जिस क्वालिटी का नंबर था उसी क्वालिटी में आ गया। तो बड़ा ही रैशनल बिहेव किया। रैशनल मतलब क्या होता है? रैशनल मतलब होता है कि द पर्सन, इफ वी से दैट बॉय इज वेरी रैशनल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लड़का बहुत ही लॉजिकल है, सोच समझ के करता है चीज़ें, और जो एक्सपेक्ट किया जाता है उससे वो उस हिसाब से काम करता है। मतलब इफ़ आई से स्टूडेंट इज़ वेरी रैशनल, मतलब जैसे मैंने आपको सुबह, अभी जैसे स्टार्टिंग में कहा कि सुबह उठ के ज़रूर उठ के आप फिजिकल फिटनेस को, तो जो भी बच्चे रैशनली सोचते हैं वो डेफिनेटली सुबह उठ के मेरी बात मानेंगे और वो एक्सरसाइज करेंगे, हेल्थ का ख्याल रखेंगे, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो बच्चे रैशनल हैं। अगर वो बच्चा इरैशनल है तो वो मेरी बातें नहीं सुनेगा, वो अपनी दुनिया में खोया रहेगा, राइट। तो रैशनल वो होते हैं जो एकदम एग्जैक्टली जो तरीका है उसको रैशनली सोच के फॉलो अप करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये नंबर शो कर रहा था, इसलिए हम इस नंबर को क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर का मतलब होता है एनी नंबर, जो आप लोगों ने क्लास 7th 8th से ये चीज़ पढ़ना शुरू किया है कि नहीं किया है? आप लोग ऑलरेडी क्लास 7th में रैशनल नंबर का डेफिनेशन जानते हैं, राइट? जानते हैं कि नहीं? बताइए क्या था रैशनल नंबर का डेफिनेशन? आप सबको पता है, आप लोग रट चुके हो। क्या रटे हो?
any number which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q should not be equal to 0. ये स्टैंडर्ड सबको याद होता है, मुझे पता है. नंबर, देखो मैं लिख लेता हूं जिन लोगों को नहीं पता है. अ नंबर which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q should not be equal to 0. ये होता है रैशनल नंबर. आप लोग सबको पता है. जिन लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, डोंट वरी, आई हैव एन अमेजिंग ऐप जो आपके सारे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है. देखिए कैसे कन्वर्ट होगा. कन्वर्ट टेक्स्ट, जस्ट अ सेक. देखिए कैसे करेगा. देखिए मैंने ये सारे डेफिनेशन जो हमने लिखे हैं इसको सर्कल कर दिया और मैंने लिख दिया कन्वर्ट टू टेक्स्ट. मैंने कन्वर्ट टू टेक्स्ट बॉक्स कर दिया. देखिए आ गया है अ नंबर विच कैन बी. यहाँ पे रिप्रेजेंटेड को इन्होंने ढंग से नहीं लिख पाया तो मैं इसको फिर से ठीक कर दिया. रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q should not be equal to यहाँ पे देखिए मैं इसको स्लाइस कर दूंगा. q should not be equal to 0. तो a number which can be represented in the form of p by q, where p and q are, just a sec, let me give you more space. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ. और ये जो कहानी थी हमने यही सीखी. तो क्या कहानी थी फिर से जल्दी से सुनो. नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर को ऐड किया नेचुरल नंबर से तो नेचुरल नंबर बना, और नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी नेचुरल नंबर बना. लेकिन जब नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो कहानी बदली. कभी 0 हो गया तो हमारे लाइफ में एक नया नंबर एंटर किया, 0 के बारे में आर्यभट्ट साहब ने कुछ कहा था जो आपको मैंने अभी बताया था. आपको पता है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं. और जब आपने छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया. नेगेटिव. हाँ वही भाई वाला जो केस हुआ था जहाँ पे आपको पता था कि भाई ने 5 चॉकलेट चोरी खा लिए थे रात को, तो आपने 3 पकड़ लिए थे तो 2 से और देना था. तो इंटीजर्स जन्म हुआ, -1, -2, -3. और आपको पता है -3 इज़ बिगर देन -5 बिकॉज 3 का लॉस इज़ बेटर देन 5 का लॉस. तो हमने पूरी फैमिली डेवलप कर दी थी इंटीजर तक. और जब हमने इंटीजर अपॉन इंटीजर किया तो उसमें क्या ध्यान में आया. उसमें ध्यान में आया कि आर्यभट्ट साहब ने कहा है कि 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते. तो आपने इंटीजर बाय इंटीजर जो फॉर्म देखा उसमें आपने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में आपने क्या देखा. आपने देखा इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म ही रहा. तो बड़ा ही रैशनली बिहेव किया. तो हमने उस नंबर को क्या कहा, रैशनल नंबर. जो आप जो डेफिनेशन रटते हैं कि अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q should not be equal to 0. ये पूरी कहानी इसी में है जो मैंने अभी आपको सुनाई. अब उसके बाद क्या हुआ. रैशनल नंबर सब तो ठीक है. तो अब इरैशनल नंबर कहाँ से आ गया. बहुत सारे बच्चों ने इरैशनल नंबर सुना होगा, कुछ बच्चों ने पहली बार सुना होगा, कुछ बच्चों ने नहीं, क्लास 8 में सुना तो होगा ही, है ना. आपने स्क्वायर रूट ये सब निकालना सीखा है तो आपने इरैशनल नंबर सुना तो होगा. अब इरैशनल नंबर है क्या, कैसे जन्म आया, तो इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है. अच्छा, जैसे मैं ये बात आपको बता रहा था ना कि नेचुरल नंबर से होल नंबर से इंटीजर, ये तो बड़े जल्दी में आ रहा था, राइट. लेकिन एक्चुअली में आप अगर गौर से देखेंगे, समझेंगे तो 200 साल लग गए थे नेचुरल नंबर से इंटीजर तक पहुंचने में ह्यूमैनिटी को. कैलकुलस में जब आर्किमिडीज ने 300 समथिंग BC में जब उसने एरिया निकालना सीखा था इंटीग्रल कैलकुलस के तहत, तो उसके बाद 2000 साल लग गए थे कैलकुलस को नेक्स्ट स्टेज में ले जाने में. कैलकुलस एक सब्जेक्ट है जो आप मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, एक डिसिप्लिन है जो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. उसी तरीके से जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो मैथमेटिक्स को नेक्स्ट लेवल में ले जाने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन हमें तो पढ़ना है, राइट. क्योंकि हमारे पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उसे तो हमें जानना ही होगा. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो प्रोसेस है, जो नंबर की जो इवोल्यूशन है, या काफ़ी लंबे टाइमलाइन हिस्ट्री में आ रही है. अच्छा, अब जैसे आप समझ लीजिए कि
रैशनल नंबर तक तो ठीक है, ये इरैशनल नंबर भाई कहाँ से आ गया? तो आप लोगों ने मिस्टर पाइथागोरस को तो जानते होंगे, आप लोग सब जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या कहता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं यहां से एक स्क्वायर बना दूं, क्या कर दूं? यहाँ से एक स्क्वायर बना दूं, फिर यहाँ से एक स्क्वायर बना दूं, और यहाँ से एक स्क्वायर बना दूं, तो ये एरिया और ये एरिया, दिस एरिया प्लस दिस एरिया वुड बी इक्वल टू दिस एरिया। तो इसको आप कैसे लिखते हो? ए बी एंड सी, सी है ना, ए बी एंड सी। तो आप इसका एरिया कहते हो ए स्क्वायर, इसका एरिया कहते हो बी स्क्वायर, इसका एरिया कहते हो सी स्क्वायर। मैं आपका एक सेशन लूँगा जहाँ पे मैथ इज़ फन का सेशन है, मैथमेटिक का सेशन है, उसमें मैं ये सारी प्रूफ्स कराऊँगा कि ये कैसा क्यों होता है। लेकिन अभी आपका बस नॉलेज के लिए आपको ये पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, राइट। उसके बाद आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस वॉज अ मैथमेटिशियन फिलोसोफर। अब उसको फॉलो लोग करने लगे थे, उनको हम लोग कहते थे पाइथागोरियंस। अब ये जो पाइथागोरियंस थे ना, वो एक टाइम में उनको ये लगने लगा था कि बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर आ गया था उनमें। उनको ये लगने लगा था कि यूनिवर्स इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड दे ऑल द नंबर्स, सो दे आर सुपीरियर बीइंग, तो दे हैव द थिंग टू रूल। उन्हें ये लगने लगा था, ठीक है। तो उन लोगों की लाइफ चल रही थी और उन लोगों ने एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल थे जो पाइथागोरियन सेक्ट्स में आते थे। तो जब वो लोग क्या करते थे, जैसे अभी मैंने राइट ट्रायंगल जो बनाया था, वो लोग ऐसे करते थे जैसे कि ये 1 यूनिट, जैसे ये वो कहते थे कि ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट। और उसको क्या करते थे, यहाँ पे वो 3 पेबल्स रख देते थे, यहाँ पे वो 4 पेबल्स रख देते थे, और यहाँ पे वो 5 पेबल्स रख देते थे, राइट। दिस इज हाउ दे, वो लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते रहते थे। जैसे एक और पाइथागोरस ट्रिपलेट, जैसे अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसा कि ये 12 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है, तो यहाँ पे ये 12 पेबल्स डाल देते थे, यहाँ पे ये 5 पेबल्स डाल देते थे, यहाँ पे ये 13 पेबल्स डाल देते थे। एक दिन जब उन्होंने देखा कि भाई ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों 1 1 है, तो यहाँ पे तो उन्होंने एक पेबल डाल दिया, यहाँ पे एक पेबल डाल दिया। यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कितने पेबल डालें, लेकिन ये लेंथ तो फिक्स है। उन्होंने सारे तिगड़म अपनाए कि ये कोई फ्रैक्शन निकल के आ जाए, कोई रेशो निकल के आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा था। इसकी वैल्यू मिल ही नहीं रही थी उन्हें कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये जो भी है उसका स्क्वायर 2 है। अब अचानक से उन्हें पता चलने लगा कि कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो उनको भी नहीं पता है क्या है। तो अब उनको क्या लगने लगा कि उनकी एरिस्टोक्रेसी अब खतरे में है। अब लोगों को पता चल जाएगा कि भाई पाइथागोरियंस आर ऑल्सो द पीपल जो उनको सब कुछ नहीं पता है। तो जब ये कहानी हुई तो उनको लगा कि भाई अब तो हमारी पूरी वैल्यू घट जाएगी, जैसा नॉर्मली लोगों को लगता है जब वो लोग कुछ गलत कर रहे होते हैं। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस नंबर, दिस इज एन इरैशनल नंबर एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सिंस वो लोग टीचर्स के ग्रुप थे, तो उनमें से एक बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन था हिपासस। अब जो हिपासस साहब थे वो थोड़े एथिकल बंदे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इफ वी हैव फाउंड समथिंग वी नीड टू टीच, वी नीड टू टेल पीपल दैट देयर आर इरैशनल नंबर्स। सो ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इरैशनल नंबर्स। उन्होंने 1 1, उन्होंने 1 2, उन्होंने ऐसे करके वो बनाने लगे, जैसे कि जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक, यस थैंक यू। तो जैसे ये उन्होंने बोला ये 1 है, ये 1 है, तो भाई ये √2 है। इन्होंने कहा ये 1 है, ये √2 है, तो ये √3 है। ऐसे करके वो रेगुलर चीज़ें बनाने लगे। जैसे इसी पे ही अगर मैं देखो, अगर मैं यहीं पे 1 डाल दूँ तो ये राइट ट्रायंगल है, तो ये क्या बन गया, ये यहाँ से खींच दिया तो ये बन गया रूट। जस्ट सेक, तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दिया, ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं विदाउट इसके कर देता हूँ। ये बन गया √3, तो इसको √3, ऐसे करके वो साइकिल कंप्लीट करने लगा और वो लोगों को बारे में बताने लगा। तो पाइथागोरियंस को बड़ा गुस्सा आया।
पाइथागोरियंस को लगा कि भाई नो, दिस इज नॉट डन, व्हाई दिस चैप इज preaching about it something which we don't know and तो उन्होंने पूरी, कहा जाता है यार, पीपल आर नॉट श्योर, लेकिन कहा जाता है कि एक दिन मिस्टीरियसली वो एक वॉयज पे थे और वॉयज से उनको उठा के फेंक दिया गया। तो लोग कहते हैं कि उनका डेथ कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ, पाइथागोरियंस उनको इरेशनली, बट जो भी था, हिप्पासस डिड समथिंग ग्रेट फॉर द ह्यूमैनिटी। इरेशनल नंबर आगे चल के बहुत बड़ी साइंस बनी, आगे जो डेवलप साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा टूल साबित हुआ। तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था। तो अब क्या हुआ, अब आप देखिए कि हम लोग नंबर की स्टोरी में वापस आते हैं और हमने क्या क्या सीखा वो समझना ज़रूरी है। तो हमने सीखा, क्या सीखा हमने? हमने सीखा नेचुरल नंबर, हमने सीखा नेचुरल नंबर कि 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये बन जाएगा नेचुरल नंबर। फिर उसमें हमने ऐड किया 0 -1 -2 -3, ये बन गया इंटीजर। तो मतलब नेचुरल नंबर ये बन गया। जैसे अगर मैं सेट की तरह देखूं इस पूरे कहानी को कि भाई देखो ये सर्कल है, ये डब्बा है, इसमें सारे नेचुरल नंबर रहते हैं। क्या रहते हैं? नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5। फिर इस डब्बे में आपने एक और चीज़ ऐड कर ली, क्या कर ली? एक चीज़ और ऐड कर दी, क्या? 0। और आपने इस डब्बे के साथ ये जो लगा हुआ कहानी था इसको क्या कह दिया? इसको कह दिया होल नंबर। तो जब नेचुरल नंबर की कहानी में 0 ऐड हो गया तो क्या बन गया? होल नंबर। आपने फिर फर्दर इसमें क्या एडिशन किया? आपने इसको आगे बढ़ा दिया और कहा कि भाई -1 -2 -3, इस पूरी कहानी को आपने कहा इंटीजर। क्या कहा? इंटीजर। अब इंटीजर के बाद पूरी कहानी हो गई इंटीजर की। अब इंटीजर में आपने देखा कि फ्रैक्शन आने लगा, तो फ्रैक्शन आने लगा तो इसमें आपने पूरा रैशनल नंबर ऐड कर दिया, क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शन बाहर भी आ गया, जैसे 1/2 1/3 7/3, ये सारी चीज़ें। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया रैशनल नंबर का। तो नेचुरल नंबर इज अ, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। every every whole number is an integer, but every integer is not whole number. Every integer is a rational number, but every rational number is not an integer. ये जो इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे सोचो कि every doctor is a human, but every human is not a doctor. उस तरीके से आप और भी चीजें बना सकते हो, क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हो, राइट? तो ये कहानी, ये जो पूरी सेट थी, ये कहानी बन गई रैशनल नंबर की। और इसके साथ अलग से जुड़ा हुआ आ गया इरैशनल नंबर, जो दूसरी ही प्राणी है। इरैशनल नंबर जिसका रैशनल नंबर से कोई लेना देना नहीं, वो एकदम अलग सी कहानी है। तो इस पूरी कहानी को हम कहते हैं रियल नंबर। मैं और डिटेल में बात करूंगा जब आगे हम बढ़ेंगे लेक्चर में। तो ये थी कहानी हमारी नंबर्स की। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें यह समझना होगा कि डेसिमल क्या होता है। क्या होता है डेसिमल? तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इसलिए जल्दी जल्दी बताऊंगा। डेसिमल दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। आप लोग सब जानते हो ये बात, बहुत ही आसान बात है। तो एक डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, एक होता है डेसिमल्स दो फॉर्म के हो गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके के होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आप समझिए डेसिमल के दो तरीके होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स विच टर्मिनेट्स, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स विच डज नॉट टर्मिनेट। इंग्लिश का वर्ड है टर्मिनेट, मतलब एंड होना। जैसे 0.3, 0.475, 0.92, ये सारे डेसिमल्स क्या हैं? ये सब टर्मिनेट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा?
तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा जो टर्मिनेट ना हो। तो टर्मिनेट ना होने के भी दो पैटर्न हो सकते हैं, या तो वो रिपीट कर रहा हो या वो रिपीट ना कर रहा हो। जैसे रिपीट करने वाला क्या हुआ, 0.3333, ये रिपीट हो रहा है। 0.121212, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 0.973, 0. जस्ट अ सेक, 0.973 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो फिर नॉन रिपीटिंग क्या होगा, नॉन रिपीटिंग क्या होगा, तो नॉन रिपीटिंग में देखिए जैसे 0.10101010, तो क्या हो रही कहानी, पैटर्न है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा, हर बार नए डेसिमल्स आ रहे हैं। जैसे 0.12 123 1234 12345, या एक रैंडम 0.787456732117, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो कर रहा है, इट जस्ट गोइंग ऑन एंड इट इज नॉट इवन एंडिंग, दे आर नॉट एंडिंग। तो डेसिमल्स दो तरीके के हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग है इसको आप बड़े आराम से 0.3 को क्या लिख सकते हो, 3/10। 0.475 को क्या लिख सकते हो, 475/100, 92/100, 475/1000। ऐसे करके आप सारी चीज़ें लिख सकते हो कि अच्छा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को मैं बड़े आराम से p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे ऊपर इंटीजर आ रहा है और नीचे 10 का मल्टीपल्स आ रहा है। क्या आ रहा है, 10 का मल्टीपल्स आ रहा है। ये आपको पता है, बचपन से आपने ये कर रखा है। उसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कैसे हैंडल करना है, उसको क्या हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो जानना है, क्या नॉन रिपीटिंग को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी जानना है हमें। ठीक है बच्चों, तो पहले हम सीखेंगे कि क्या हम, जस्ट सेक, यस, तो जो चीज़ हम सीखेंगे कि क्या हम रेकरिंग डेसिमल्स, मतलब क्या है, जो अभी इस चीज़ को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई नंबर है 0.44444, ये जा रहा है, ठीक। अब इसको कन्वर्ट करने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। अगर कोई नंबर है ab.xyz, ये नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल पार्ट है xyz और ab है उसके इंटीग्रल पार्ट, और दूसरा नंबर है cd.xyz। अब बताओ ये दोनों नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या इंटीजर आएगा या डेसिमल आएगा। सिंस दोनों का डेसिमल पार्ट सेम है तो वो दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ab माइनस cd। तो आपको डेफिनेटली पता है ये इंटीजर आएगा। जब दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, जब दो डेसिमल्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो क्या फोकस करते हो कि डेसिमल पार्ट अगर सेम है तो क्या होगा, इंटीजर आएगा। अगर मान लो ऐसा कुछ होता है ab.pqr माइनस cd.xyz, तो डेफिनेटली दिस शुड नॉट हैव बीन इक्वल टू इंटीजर। क्यों, क्योंकि pqr और xyz सेम नहीं है, तो वो डेफिनेटली कुछ काट के डेसिमल पार्ट भी देंगे। तो हमें क्या ज्ञान मिला, हमें ज्ञान ये मिला कि कोई भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर तभी आएगा, दो डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर तभी आएगा जब उन दोनों का डेसिमल पार्ट सेम होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज था जो मैंने आपसे अभी शेयर किया। अब देखते हैं क्या है। अब ये जो नंबर है 0.4444, ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से, तो क्या हो जाता है 10n, 4.444 रिपीट कर रहा है। आप बोलोगे 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे दोनों नंबर के डेसिमल पार्ट को सेम रखना था। क्या करना था, डेसिमल पार्ट को सेम रखना था। तो मैंने दोनों को, तो मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। जब दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.4 पॉइंट ऐसे हो गया। ना अब मैं इससे इसको माइनस कर देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए कर देता हूँ। ठीक है, तो 10n माइनस n क्या हो गया, 9n, और 4.444 माइनस 0.44 क्या हो गया, परफेक्ट 4, n क्या हो गया, 4/9। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिख सकते हैं, और दिस इज द वे।
तो सर आप तो कह सकते हो सर ये तो 0.44 था, कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, तो अभी ले लेते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। देख लो, इसको फिर मैंने गायब कर दिया और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लिया, जैसे कि लेट्स से नंबर है 7.29292929, मतलब क्या हो गया बच्चा, 292929। अच्छा, इसका एक सिंबल होता है, इसको जब भी आपके जो भी पार्ट रिपीट होते हैं उसको आप 29 लिख के उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बार लगा सकते हैं। जैसे आप उसके ऊपर बार लगाते हैं इसका मतलब होता है वो नंबर रिपीट कर रहा है, वो जिस पे आप बार लगाए हैं वही रिपीट कर रहा है। अब आप ये कह सकते हो कि सर इसका निकाल के दिखाओ, बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता है नंबर ये है, 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर होगा 72.9292929। क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों नंबर का डेसिमल पार्ट सेम है? डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि 1.2 से शुरू हो रहा है 1.92 से, तो बात बनी नहीं। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, 729.29.2929 रिपीट करेगा। तो मुझे ये पता है इस नंबर और इस नंबर, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी और इक्वेशन सी में कौन से दो इक्वेशंस के डेसिमल पार्ट सेम है। तो आपको पता है इक्वेशन ए और इक्वेशन सी के, तो मैं इक्वेशन सी माइनस इक्वेशन ए कर दूंगा। क्या होगा, 100n माइनस n दैट इज 99n, और 729.292929 माइनस 7.2929, तो डेसिमल डेसिमल से चला जाएगा और इंटीजर इंटीजर से चला जाएगा। तो 729 माइनस 7 विच इज 722। तो नंबर क्या हो गया, 722 अपॉन 99। आप कैलकुलेटर पे इसको डाल सकते हो, आप देखोगे सर 7.292929 हो गया। अब बच्चे बोल सकते हैं ठीक है सर 2 डेसिमल है, 3 डेसिमल्स में क्या करना है, अभी देख लेते हैं 3 डेसिमल्स में क्या करना है। जैसे नंबर है लेट्स से 0.101 0.101 गोज ऑन, राइट। एन तो मुझे पता चल गया है, मैं सीधे 1000n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है 10n से नहीं होगा, 100n से नहीं होगा, 1000n से होगा। तो 1000n करके क्या हो जाएगा, 1.01। ये कहानी रिपीट करने लगी, रिपीट करने लगी। अब आप 1000n से तो क्या हो गया 999n, और डेसिमल से डेसिमल गया तो 101, n क्या हो गया 101/999। तो कोई भी नंबर हो घबराने का नहीं है, हम उसको बड़े आराम से p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताओ कि क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को कर सकते हैं? तो सर उसको नहीं कर सकते। हम कभी भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों का डेसिमल पार्ट सेम नहीं कर सकते। जैसे मान लो, कैसे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, अभी जैसे लेट से नंबर है, लेट से नंबर क्या ले लें, जैसे ले लें 7.10101010 डॉट डॉट, रिपीट कर, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट पैटर्न नहीं कर रहा है। मैं इसे कितना भी मल्टीप्लाई करूं इस सिचुएशन में नहीं आ सकता कि डेसिमल पार्ट, आप देखो कर लो 10 से मल्टीप्लाई करो नहीं होगा, तो आई वोंट बी एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू p/q फॉर्म। तो अभी हमारी क्या लर्निंग रही, हमारी लर्निंग ये रही कि सर डेसिमल जो हैं टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग होंगे या नॉन रिपीटिंग होंगे। डेसिमल जो टर्मिनेटिंग है उसको हम बड़े आराम से p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है उसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो डेसिमल है, डेसिमल विच इज टर्मिनेटिंग is a rational number, decimal which is non terminating and repeating is also rational number, but decimal which is non terminating and non repeating is irrational number। क्या है ये, irrational number। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है irrational number का।
एक बच्चे याद करते हैं कि नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये भी सही डेफिनेशन है। और दूसरा आप ये लिख सकते हो कि एनी नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को फिर से हम अच्छे से देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। देखिए क्या है इस पे लिखा हुआ है, कि देखो इसको पहले पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है कि लेट x इज इक्वल टू p बाई, लेट मी चेक द चेंज द इंक, ओके ओके। इसमें लिखा हुआ है लेट x इज इक्वल टू p बाई q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि अगर आप q को, जो डेनोमिनेटर है, वो आप 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में रखते हैं, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। अब बताओ ये कैसे आया। आपको पता है लेट से अगर 0.55 एक नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसको अगर मैं अपॉन 100 कर दूं तो क्या होगा, 55 अपॉन 100। ये 10 का पावर है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट करेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कॉमन फैक्टर निकाल के प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आ सकते हो। तो आप क्या करोगे, 5 से काट के 11/20 हो गया। अब 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 5 to the power 1। देखो कायदे से देखा जाए तो ओरिजिनल अगर हम कुछ भी ना फैक्टर करें तो वो 2 to the power p इंटू 5 to the power x इंटू 5 to the power x होगा। मतलब जो पावर 2 का होगा वो 5 का होगा। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें फैक्टर आउट हो जाती है, जैसे अगर मैं कहूँ 0.72, तो अगर 0.72 को मैं 100 से कर दूँ तो क्या हो गया। अब इसको मैं फर्दर वो कर सकता हूँ, तो मैं इसको 4 से कर दूंगा, ये 25 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 18/25 विच इज़ 5 स्क्वायर इंटू 2 to the power 0, जो आपको पता है 2 to the power 0 1 होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके स्कूल एग्जाम्स में ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द फ्रैक्शन टेल मी वेदर दैट फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे ही आप अपने फ्रैक्शन के क्यू पार्ट को देखते हो, जैसे ही आप अपने फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को देखते हो, वो उसके पास, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के पास 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होने चाहिए। उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यही ऑब्जर्वेशन था जो मुझे आपको बताना था। तो आपको जब भी कोई नंबर मिले आपको बस डेनोमिनेटर पे फोकस करना है। और डेनोमिनेटर कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं आपसे ये पूछ दूं कि 24/15 क्या ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि सर 3 आ गया है। क्या आ गया है, 3 आ गया है, तो सर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर गौर से देखोगे तो बेसिकली आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आओ पहले, 8/5, अब तो सिर्फ 5 है विच इज एक्चुअली 1.6 विच इज टर्मिनेटिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सीधे क्यू को फैक्टराइज नहीं कर देना है, आपको वो जो भी नंबर है उसको सिंप्लीफाई प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। जब पी एंड क्यू को प्राइम बनाना है, पी एंड क्यू को प्राइम मतलब को प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसे दो नंबर्स जिसका HCF 1 हो, जैसे 2 और 7 दे आर को प्राइम, 4 and 9 दे आर को प्राइम। तो दो नंबर जो रिलेटिवली एक दूसरे से प्राइम है, मतलब उन दोनों का HCF 1 है, उसको हम कहते हैं को प्राइम। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, जब भी आप किसी फ्रैक्शन को देखेंगे आपको इंश्योर करना है कि Q की प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर दें। कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे काट दें, उसके बाद Q को फैक्टराइज करें, और Q की फैक्टराइजेशन में आपको 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं दिखना चाहिए। अगर उसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर दिखता है तो वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग है, जो कि ऑब्जर्वेशन 3 है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका पूरा रीड करने के लिए। सिमिलरली इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, सेम बात है जो मैंने अभी आपको बताई है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे लेट मी क्लीन इट सो दैट आपको दिक्कत ना हो स्क्रीनशॉट लेने में। ये मैंने क्लीन कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये 3 ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी
हेल्पफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज स्कूल एग्जाम। जैसा कि अभी हमने बात किया इर्रेशनल नंबर का, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज नोन एज इर्रेशनल नंबर, जो अभी हमने डिफाइन किया था। एग्जाम्पल में आपको मैंने ये बार बार ये एग्जाम्पल दिखाया है। उसके अलावा जो आपको और समझना चाहिए, जो पाइथागोरस थ्योरम की कहानी में मिला था, रूट एन इज एन इर्रेशनल नंबर इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आपको ऑलरेडी जब आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं उसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आता है, राइट। उसके अलावा आप एक और नंबर जानते हो जिसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं इसे? पाई। पाई इज बेसिकली द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और डायमीटर ऑफ द सर्कल का मतलब कहा जाता है कि आप कैसा भी सर्कल बना लो। जैसे लेट्स से मैंने ये पिंक सर्कल बनाया, ठीक, और मैंने ये ब्लैक सर्कल जो बड़ा बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करने तो मेरे को स्क्रीन, ठीक है। अब आपको डेफिनेटली दिख रहा है कि पिंक जो है वो छोटा सर्कल है और ब्लैक जो है बड़ा सर्कल है। मैंने इसके डायमीटर ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और मैंने इसके भी डायमीटर ड्रॉ कर दिए। आप ऑब्जर्व करोगे जितने भी, जो भी इररिस्पेक्टिव हो क्या सर्कल है, ये जो सर्कमफेरेंस, सबको पता है सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है आउटर बाउंड्री का लेंथ। तो ये जो सर्कमफेरेंस है दैट इज C1, और ये जो डायमीटर है D1, C1 अपॉन D1, और जो ये सर्कमफेरेंस है ये C2, और ये जो डायमीटर है D2। ये जो भी सर्कल बनाएंगे सबका रेशो सेम होगा। क्या होगा? तीसरा सर्कल कोई भी आप बना लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, उसका क्या होगा? उसका रेशो बिल्कुल सेम होगा। आप तीसरा सर्कल भी बना लो, एक और सर्कल बना लो, बड़ा सा बना लो। ये एलिप्स बन गया। लेट मी मेक अ बेटर सर्कल। ग्रीन सर्कल बनाता हूँ मैं, एक और बड़ा बना लिया। थोड़ा सा ऊपर खींचने दो ताकि आपको पूरा दिखे। आ गया। और मैंने फिर से इसमें डायमीटर ड्रॉ कर दी ब्लू कलर से। ये डायमीटर हो गया। आप देखोगे कि C3 अपॉन D3 भी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है कि डिफरेंट दुनिया की जितनी भी सर्कल है उसका रेशो सेम है। तो वो जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है, उसको पाई कहते हैं, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आप अभी गूगल करो, लिखो वैल्यू ऑफ पाई, आपका कंप्यूटर स्क्रीन भर जाएगा। 3.141592 सीधे सीधे चलता जाएगा। अभी मार्च महीना चल रहा है, 14 मार्च को पाई डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जैसे इसको आप नंबर जब लिखते हो तो 3.1415 जैसे आता है, तो 3.14 को लेके हम क्या बनाते हैं? 14 मार्च, मार्च 14 को हम क्या कहते हैं? पाई डे। वी सेलिब्रेट पाई, राइट बच्चा? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको इर्रेशनल नंबर भी समझ में आ गया है। ये सेशन को अभी हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे की बात करेंगे, लेकिन आपको अभी क्या क्या चीज़ें सीखी है वो हम जल्दी से रिज्यूम कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने नेचुरल नंबर की कहानी सीखी। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू हुआ, फिर 0 ऐड हुआ तो होल नंबर बन गया, और उसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ऐड हुए तो इंटीजर बन गया, और उसमें जब फ्रैक्शंस ऐड हुए तो रैशनल नंबर बन गया। रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे पूरी कहानी बेस्ड थी। उसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर के लिए एक बहुत ही अमेजिंग हिस्टोरिकल स्टोरी सुनी। एक हिस्ट्री है, हिप्पासस नाम के जो मैथमेटिशियन थे, ज़रूर इन पे गूगल सर्च कीजिए, ट्राई टू फाइंड अबाउट इट। मैंने जैसा कि कहा कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू रीड अबाउट पाइथागोरियन सेक्स एंड हाउ irrational numbers came into being। आप अपना रिसर्च कीजिए, शेयर विथ अस। फिर उसके बाद हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल्स की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, आगे चीज़ों को समझेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट क्लास के लिए जो हमने अभी जितनी भी कहानी लिखी है, आपको अपने वर्ड्स में उस पूरे लेक्चर नोट्स को आपको अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है। उसके अलावा आप जो बेस्ट नोटबुक्स हमारे पास आएंगे उसको मैं अपने स्क्रीन पे शेयर करूँगा आपके नाम के साथ। आप लोग प्लीज़ ये काम करो। एट द सेम टाइम मैंने जितनी भी आपको सजेशंस या हिदायतें दी हैं उसको ज़रूर फॉलो करें, और जुड़ें, आपके मेंटर्स आपसे जुड़ेंगे, और डायग्नोस्टिक टेस्ट को बहुत ही सीरियसली देना है। ओके बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।